सुप्रभात दोस्तों। प्रभात हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक और महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। हिंदी साहित्य से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं ये, जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज एमसीक्यू सीरीज़ का चौथा सीरीज़ जो है वो शुरू हो चुका है। हम पहले 3 एमसीक्यू सीरीज़ करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछा गया है कि दोस्तों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन शुरू करें, आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे चलकर जब कोई इम्पोर्टेंट मैराथन क्लास मैं लाऊं एग्ज़ाम से जुड़ी तो वो आप तक सीधे सीधे पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल। तो पहला सवाल पूछा गया है कि सर्वप्रथम किसने सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य किया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। सीधे सवाल, ऐसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा पाश्चात्यविद बेंडल ने। ठीक है, बेंडल ने, ये आप नाम याद रखिएगा, बेंडल। ठीक है, बेंडल ने सबसे पहले सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य शुरू किया था। ठीक है। दूसरा सवाल, महासुखवाद। ठीक है दोस्तों, महासुखवाद किस मत का वैशिष्ट्य है। तो इसका उत्तर होगा सिद्ध मत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। महासुखवाद से जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि महासुखवाद किस मत से लिया गया है। तो इसका उत्तर होगा सिद्ध मत। ठीक है दोस्तों, सिद्ध मत। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंक्ति पूछी गई है, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध कवि की पंक्ति यहाँ पे पूछी गई है। सरहे गहन गुहिर मग अहिया पशु लो जिमी रहिया। तो ये पंक्ति किसकी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है ये, सरहपा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये सरहपा जी की पंक्ति मानी जाती है। तो ये पंक्ति आप याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ कि जहाँ पे आपको पहले, अगर आपको किसी कवि की पंक्ति याद करनी हो तो आपको उस पंक्ति का पहला वर्ड और अंत का वर्ड याद कर लेना है, तो आपको पंक्ति याद रह जाएगी और ऐसे में आपको याद रह जाएगा कि ये किस कवि ने लिखा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा सवाल, चौथा सवाल पूछा गया है कि पंड्य सल सत्थ वखणाण, वो यहाँ पे दिया गया है, देहि बुद्ध वसंतण जान, ये पंक्ति किसकी है। तो ये भी सरहपा जी ने लिखा है। ये मेनली पूछ लिया जाता है, ये जो पंक्ति है ये मेनली पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसने लिखा है। जहाँ पे पंडित है ना, पंडित सल यहाँ पे ये दो वार्ड से आपको याद रह जाएगा कि ये सरहपा जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सरहपा जी ने ये पंक्ति लिखी है। उसी प्रकार आगम व्यय पुराणे ही। ठीक है, तो ये जहाँ पे आ जाता है ये पंक्ति, ये वर्ड जहाँ पे आ जाता है तो ये कण्हपा जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कण्हपा। ठीक है, तो ये आप पंक्तियाँ याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार सरहपा का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दिया गया है, घर वह खज्जती सहजे रजई कीजई राव विराव। तो ये पंक्ति भी सरहपा जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सरहपा जी ने लिखा है। कि दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों में प्रमुख अंतर क्या है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, कि सिद्धों का जो चर्या गीत है। ठीक है दोस्तों, चर्या गीत आपने सुना होगा, क्वेश्चन आ सकता है कि चर्या गीत जो है वो किस साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो वो है सिद्ध साहित्य से। ठीक है, और दोहा कोश, ठीक है, दोहा कोश जो है में प्रमुख अंतर क्या है। तो इसका जो प्रमुख अंतर है वो ये है कि दोहों में, ठीक है दोस्तों, दोहों में मतों का खंडन मंडन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दोहों में जो है मतों का खंडन और मंडन किया गया है। और चर्या में, ठीक है दोस्तों, चर्या में सिद्धों की अनुभूति, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुभूति और रहस्य भावना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये खंडन मंडन अनुभूति और रहस्य भावना, ये 4 वर्ड आप याद रखिएगा। ठीक है,
तो इससे आप डिवाइड कर सकते हैं कि खंडन मंडन जो है वो दोहों से जुड़ा हुआ है, और अनुभूति और रहस्य भावना जो है वो चर्या पदों से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोहों की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अबहट में। ये एक और डिफरेंस है। बताया गया है कि दोहों की जो रचना है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किस भाषा में दोहों की रचना की गई है, तो इसका उत्तर होगा परिनिष्ठ अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, परिनिष्ठ अपभ्रंश में हुई है तो चर्या पदों की अबहट में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ये दो लैंग्वेज है, ये दो लैंग्वेज में रचना की गई है। तो दोहों की रचना जो है वो परिनिष्ठ अपभ्रंश में की गई है और चर्या पदों की रचना जो है वो अबहट में की गई है। तो ये मेन डिफरेंस है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पूछा गया है कि सिद्धों का विकास कहाँ हुआ। तो सिद्धों का विकास कहाँ हुआ पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा मध्य देश के पश्चिमोत्तर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जैन साहित्य का विकास जो है वो मध्य देश, ठीक है, मध्य देश के पश्चिमोत्तर में इसका विकास हुआ। ठीक है, आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न काव्य शैलियों का किस साहित्य की विशेषता है। तो ये जो सारे काव्य शैलियाँ हैं जैसे आचार, रास, फागु, चरित, ठीक है, ये जितने भी विभिन्न काव्य शैलियाँ हैं ये किस साहित्य की विशेषता है या किस साहित्य से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा जैन साहित्य। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जैन साहित्य से ये सारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा रास। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रास जो है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय काव्य शैली थी जैन साहित्य की। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है कि अपभ्रंश में, ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश में पांडव पुराण, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, किसने लिखी, तो इसका उत्तर होगा यश कीर्ति। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यश कीर्ति जी ने पांडव पुराण लिखी जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दो क्वेश्चन आ गए। देखिए क्वेश्चन एक पूछा गया है पर दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ऐसे आप याद रखिएगा। फिर पूछा गया है कि सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सिद्धों का जो समय है वो कितना माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा 8वीं से 13वीं शती तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 8वीं से 13वीं शती तक सिद्धों का समय माना जाता है। ठीक है, स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ पवमचर्यु, याद रखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि पवमचर्यु की रचना किसने की, तो स्वयंभू जी ने की। ठीक है दोस्तों, स्वयंभू जी ने को किसने पूर्ण किया है, तो स्वयंभू जो है वो अपूर्ण था। ठीक है, तो इसको पूर्ण किन्होंने किया, तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू के पुत्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा स्वयंभू जी के पुत्र थे त्रिभुवन। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखिएगा त्रिभुवन, तो त्रिभुवन जी ने पवमचर्यु को पूर्ण किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू को। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि अपभ्रंश के किस कवि ने, ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश के किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा था। ठीक है, तो अपने आप को उन्होंने नाम दिया था अभिमान मेरु, तो किन्होंने दिया था, तो इसका उत्तर होगा पुष्पदंत जी। ठीक है, पुष्पदंत जी ने अभिमान मेरु उनको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है, अगर उनकी यानी जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत कुछ भिन्न नहीं लगेगी। जैन साहित्य के संदर्भ में ये कथन किसकी है, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये विश्लेषण किया है जैन साहित्य से के साथ कि अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो उनकी जो रचनाएं हैं वो किसी तांत्रिक और योगियों की रचनाओं से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होगी। ठीक है, ये हजारी जी का मत है। ठीक है, फिर पूछा गया है कि जैन कवियों ने कृष्ण कथा को क्या कहा है, तो जो जैन कवि थे उन्होंने कृष्ण कथाओं को क्या कहा, क्या नाम दिया है, तो इसका उत्तर होगा हरिवंश पुराण। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि
जैन कवियों ने कृष्ण कथा को कौन सा नाम दिया था? इसका उत्तर होगा हरिवंश पुराण। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि हरिवंश पुराण जो है वो किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर होगा जैन साहित्य। ठीक है, जैन कवियों के जैन साहित्य से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि थे? तो यहाँ पे सीधा सवाल पूछा गया है कि जैन परंपरा में सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो इसका उत्तर होगा स्वयंभू जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वयंभू जो हैं वो जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ कौन थे? सीधा सवाल पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आदिनाथ कौन माने जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा शिव। ठीक है, स्वयं शिव को गोरखपंथी साहित्य में आदिनाथ कहा गया है। ठीक है, दूब साहब प्यास नामक अपभ्रंश रचना के रचयिता कौन है? तो सीधा सवाल है, तो इसका उत्तर होगा देवसेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, देवसेन जो है उन्होंने दूब साहब प्यास लिखा था। ठीक है, यहाँ पे एक और पंक्ति दिया गया है देवसेन जी का, जो जिन शासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सही भाव करी सो सरी पावई पारू। तो ये देवसेन जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पंक्ति जो है देवसेन जी ने लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पे जैन साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख ग्रंथ का विश्लेषण दिया गया है, तो इसे देख लेते हैं। जो ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है शावकाचार। ठीक है दोस्तों, शावकाचार ये 833, ठीक है दोस्तों, 833 ईस्वी को ये इसकी रचना की गई थी और इसके रचनाकार हैं देवसेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका डेट जो है शावकाचार, इसका डेट है 833। ठीक है, और इसके रचनाकार हैं देवसेन। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार लघुनय चक्र दर्शन सार ये लिखा है देवसेन जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, देवसेन जी ने लिखा है ये। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितने भी ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये सारे मैं आदिकाल के क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, चाहे वो भरतेश्वर भगवती रास हो, चंदनबाला रास हो, या फिर स्तूलिभद्र रास हो, रेवंतगिरी रास हो, नेमिनाथ रास हो, जितने भी रचनाएं हैं ये सारे मैं डिस्कस कर चुका हूँ आदिकाल के क्लास में। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने सेव कर लिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आदिकाल के संपूर्ण विश्लेषण वहाँ पे कर लिया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दूं कि भरतेश्वर भावल रास ने शलिभद्र सूरी ने लिखा है। ठीक है, शलिभद्र सूरी जी ने। उसके बाद चंदन बाला रास ये लिखा है आस्कू जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आस्कू जी ने। उसी प्रकार स्तूलिभद्र रास ये लिखा है जिन धर्म सूरी, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूँ आपको, तो फिर से अभी बता देता हूँ। उसके बाद रेवंतगिरी रास, तो ये विजय सेन सूरी जी ने लिखा है। ठीक है, विजय सेन सूरी जी ने। और अंत में नेमिनाथ रास, तो नेमिनाथ रास लिखा है सुमति गणी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सुमति गणी ने जो है वो नेमिनाथ रास लिखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आप टेबल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद पूछा गया है कि देवसेन कृत शावकाचार की रचना किस छंद में हुई है? तो यहाँ पे छंद पूछा गया है कि शावकाचार का छंद क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोहा छंद। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि शावकाचार का छंद कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दोहा छंद। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछा गया है व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? तो बहुत ही ईजी है ये, तो इसके क्वेश्चन में ही आंसर है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र जी ने जो है वो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन की रचना की है। प्रसिद्ध जैनाचार्य, ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध जैनाचार्य इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि अपने व्याकरण ग्रंथ में किसने उदाहरणों के लिए भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है? तो इसका उत्तर होगा हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आदिकाल के सेक्शन में कि कुमार पाल चरित्र नामक प्राकृत काव्य की रचना किन्होंने की है? तो इसका उत्तर होगा हेमचंद्र जी। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों पूछा गया है कि गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध किसने लिखा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ जाता है कि कुमार पाल प्रतिबोध की रचना किन्होंने की?
तो इसका उत्तर होगा सोमप्रभ सूरि। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो याद कर लीजिएगा सोमप्रभ। ठीक है दोस्तों, सोमप्रभ सूरि ने कुमारपाल प्रतिबोध की जो है रचना की है। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है, किसने लिखा है? तो इसका उत्तर होगा जैनाचार्य मेरुतंग। ठीक है दोस्तों, तो प्रबंध चिंतामणि जो है वो जैनाचार्य मेरुतंग जी ने लिखा है। मेनली मेरुतुंग आ जाता है क्वेश्चन, तो ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, मेरुतुंग। तो यहाँ पे जो है प्रबंध चिंतामणि की विशेषता भी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो है प्रबंध चिंतामणि की रचना किन्होंने की? तो इसका उत्तर होगा जैनाचार्य मेरुतंग जी ने। और प्रबंध चिंतामणि की विशेषता क्या है? तो ये भी यहाँ पे दिया गया है कि इसमें बहुत से पुराने, ठीक है दोस्तों, पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो उसी प्रकार आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद पूछा गया है प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृत के पाणिनि जो है वो कौन कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जैनाचार्य हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हेमचंद्र याद कर लीजिए कि प्राकृत के पाणिनि जो है वो हेमचंद्र कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद कीजिएगा। फिर पूछा गया है हेमचंद्र कृत सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन आखिर है क्या? तो इसकी विशेषता क्या है? तो ये जो है ये प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि प्राकृत अपभ्रंश में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर पूछा गया है कि देसी नाममाला, ठीक है दोस्तों, देसी नाममाला कुमारपाल चरित्र ग्रंथों के रचयिता कौन है? सीधा सवाल पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। देसी नाममाला कुमारपाल चरित्र ग्रंथ की रचयिता जो है वो है हेमचंद्र। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हेमचंद्र। फिर पूछा गया है मालवा नरेश, ठीक है दोस्तों, मालवा नरेश भोज के चाचा, ये नाम आप याद रखिएगा, मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे किस ग्रंथ में दिए गए हैं? तो इसका उत्तर होगा मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि में। ठीक है दोस्तों, प्रबंध चिंतामणि में जो है मालवा नरेश भोज के चाचा मुंज के, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मुंज के कुछ दोहे जो है वो संग्रहित हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर पूछा गया है सुभाषित संग्रह, ठीक है दोस्तों, सुभाषित संग्रह सारंगढ़ पद्धति के रचयिता कौन है? ये बहुत ही ईजी है, तो इसका आंसर होगा सारंगढ़। ठीक है, यहाँ पे सारंगढ़ दिया गया है, तो सारंगढ़ पद्धति जो है वो सारंगढ़ जी ने ही लिखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये MCQ के तौर पर मैं अभी करा रहा हूँ आपको, पर मैं ये पहले आदिकाल में पढ़ा चुका हूँ, आदिकाल के सीरीज़ में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहला ग्रंथ यहाँ पे दिया गया है खुमान रासो। ठीक है दोस्तों, खुमान रासो ये किन्होंने लिखा है? दलपति विजय ने। ठीक है दोस्तों, दलपति विजय जी ने खुमान रासो लिखा है। फिर आइए देखते हैं विसल देव रासो। ठीक है दोस्तों, विसल देव रासो किन्होंने लिखा है? तो ये लिखा है नरपति नालह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नरपति नालह जी ने लिखा है। फिर पूछा गया है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो जो है वो सारंगढ़ जी ने लिखा है, ये याद रखिएगा। परमाल रासो जगनी जी ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्र बद्दाई जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार जी ने लिखा है। ठीक है, भट्ट केदार जी ने। और फिर आते हैं जयमयंक जस चंद्रिका, ये मधुकर कवि जी ने लिखा है। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अभी सिर्फ ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो रणमल छंद है। ठीक है दोस्तों, तो रणमल छंद जो है वो श्रीधर जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा श्रीधर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो मानी किससे मानी है? तो किस शब्द से मानी है? तो इसका उत्तर होगा रसायन। ठीक है, याद रखिएगा, रसायन। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे शब्द जो हैं वो माने हैं रासों के। ठीक है, जैसे रासक, रासो, रास, रसायन। तो रसायन जो है वो आचार्य शुक्ल जी ने माना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और फिर पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो उन्होंने मानी है रासक से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, रासक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो आचार्य शुक्ल और दूसरे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इनके मत और इनके राय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो इन दोनों के मत और रायों को याद रखना है आपको। ठीक है, फिर पूछा गया है कि खुमान रासो की भाषा क्या है?
तो इनकी भाषा है राजस्थानी हिंदी, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। खुमान रासो की भाषा जो है वो राजस्थानी हिंदी है। फिर पूछा गया कि विशलदेव रासो क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या दिया गया है। तो ये एक विरह गीत काव्य है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, कि पूछ लिया जाता है कि एक विरह गीत काव्य से जुड़ा रासो ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा विशलदेव रासो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विशलदेव रासो। फिर पूछा गया है कि विशलदेव रासो का प्रमुख रस क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। आदिकालीन ग्रंथों में रसों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो इसका उत्तर होगा श्रृंगार, ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस जो है वो विशलदेव रासों में दिया गया है इसमें। फिर पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विशलदेव रासों का रचनाकाल क्या माना है। तो इसका उत्तर जो है वो नीचे दिया गया है, आप चेक कर लीजिए, ठीक है, इसका आंसर होगा। फिर पूछा गया है कि आल्हा खंड किस रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है। तो जो आल्हा खंड है ये परमाल रासो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, परमाल रासो ग्रंथ से विकसित माना जाता है, ठीक है, इसे परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया कि आल्हा उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किस रासो ग्रंथ में है। तो सीधा सवाल पूछा गया है कि आल्हा उदल नामक 2 वीर थे, किसमें, परमाल रासो में। 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयाँ किस रासो ग्रंथ में दी गई है। तो इसका उत्तर होगा परमाल रासो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन से आ सकता है कि परमाल रासो में जो 2 वीर सरदारों का वीरतापूर्ण लड़ाई दिखा गया है उनका नाम क्या है। तो इसका उत्तर होगा आल्हा उदल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा आल्हा उदल, ठीक है। फिर दिया गया है आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया था। तो जो आल्हा उदल का सर्वप्रथम प्रकाशन है ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, तो अभी MCQ के तौर पर हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट, ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो चार्ल्स इलियट जी ने जो है वो आल्हा खंड का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था, ठीक है। आइए देखते हैं, अभी पूछा गया है कि आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आल्हा उदल का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किया था वाटरफील्ड ने, ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाटरफील्ड ने जो है वो अनुवाद किया था आल्हा उदल का, ठीक है। आइए देखिए, अभी पूछा गया है कि आल्हा खंड लोकगीत के रूप में कहाँ गाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आल्हा उदल से, आल्हा खंड से जुड़ा। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वेशवाड़ा, आपने नाम सुना होगा वेशवाड़ा का, वेशवाड़ा पूर्वांचल मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड, ठीक है। तो 2 स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है, इन दोनों स्टेट में जो है वो लोकगीत गाया जाता है आल्हा खंड, ठीक है। एक है उत्तर प्रदेश के वेशवाड़ा पूर्वांचल में और दूसरा है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बुंदेलखंड में जो है वो आल्हा खंड गाया जाता है। फिर पूछा गया है कि आल्हा गीत किस ऋतु विशेष में गाया जाता है। तो जो आल्हा गीत है वो कौन से ऋतु में मेनली गाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बरसात में, ठीक है दोस्तों, बरसात में जो है वो आल्हा गीत गाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, याद रखिएगा। फिर पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी को प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो आचार्य शुक्ल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं, तो उनका मत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि हिंदी का प्रथम महाकवि, उनके हिसाब से जो है हिंदी का प्रथम महाकवि और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मेनली जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकवि जो है वो है चंद्रबरदाई, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो हिंदी का प्रथम महाकवि जो है वो चंद्रबरदाई हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक पंक्ति दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये, आल्हा खंड से जुड़ा, ठीक है, आल्हा खंड परमाल रासो से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सयार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो यहाँ पे पंक्ति दी गई है, वो कौन से ग्रंथ से ली गई है ये पंक्ति। तो इसका उत्तर होगा
परमाल रासो, ठीक है दोस्तों, परमाल रासो से ये पंक्ति दी गई है। तो इस पंक्ति को पढ़ने के पीछे मुख्य कारण ये है कि ये जो पंक्ति है वो मेनली क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, चाहे वो नेट हो, बीएड हो, एसएसबी हो, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हिंदी साहित्य, हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में ये पंक्ति एक ना एक बार आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 12 बरस लो कुकर जीवे, तो ये पंक्ति जो है वो परमाल रासो से ली गई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम फिर से हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण सीरीज़, एमसीक्यू सीरीज़ लेके आएंगे इसी सप्ताह किसी और दिन। तो दोस्तों आपका निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे क्लास से जुड़ी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।